गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में, बट हाँ आपके पूरे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा। और लॉकडाउन से पहले हम लोग पढ़ रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बट अभी हम करेंट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। एनपीओ आपको लॉकडाउन के बाद सामने पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फेस टू फेस आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग करेंटली पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप ऐसा वर्ड है जो हम सारे लोग जानते हैं कि एक्चुअली पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। आप जब कॉमर्स नहीं लिए थे तब से आप जान रहे हो कि पार्टनरशिप क्या होता है। हम सारे लोग जानते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक लोग मिल करके बिजनेस कर रहे होते हैं उसको कहा जाता है कि हाँ पार्टनरशिप है, ठीक है। यहाँ हम लोग जानेंगे कि ऑब्वियसली दो या दो से अधिक लोग हैं। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है, दो या दो से अधिक लोग, कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग, ये भी जानना जरूरी है, वो भी जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग ये जानेंगे पार्टनरशिप में अगर बिजनेस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता होगा। वो प्रॉफिट और लॉस सारे पार्टनर्स के बीच कैसे डिवाइड होता है, प्रॉफिट और लॉस निकाला कैसे जाता है। देखो आप लोग लास्ट ईयर पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में, वहाँ प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद होगा आपको, हम एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांट के रखे हुए थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग ये देखने वाले, चलो वो तो कहानी था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इस बार हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप में ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे डिवाइड होता है, क्या कुछ है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप से वैरी कर रहा होता है, हम लोग यहाँ पे सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक जाना जाए, और क्योंकि हमारा पहला चैप्टर हमें पार्टनरशिप का बेसिक सिखाता है, इसीलिए हमारे पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स, यानी बेसिक्स। हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक क्या है वो सब समझे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लास्ट ईयर हम लोग बीएसटी पढ़े थे, बीएसटी में हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप के बारे में। हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप का एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना है 1932 में, ठीक है। बट अब हम लोग जानेंगे 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? इट इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है, बट हाँ ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, लीगल है। इट इज अ रिलेशन among the persons who are agreed to share profits and losses of a business carried on by all or any of them acting for all। ये हमारा डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंडर। ये डेफिनेशन दिया गया है कि पार्टनरशिप का मतलब हो गया एक ऐसा रिलेशन लोगों के बीच में जहाँ पर वो किसी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बांटने वाले हैं। आप नोटिस कर रहे होगे, नोटिस करने लायक बात है, कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे ये दो सेंटेंस एक्चुअली नोटिस करने लायक है, दो स्टेटमेंट एक्चुअली नोटिस करने लायक है। कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब हम लोग समझा जाए। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग पार्टनरशिप में हैं, 10 पार्टनर्स हैं, मिलकर के एक फर्म चला रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जब कभी आप वर्ड फर्म सुनोगे तो आप समझ जाना कि डेफिनेटली ये पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। उस पार्टनरशिप फर्म में इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल ऑफ देम आर एक्टिव, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि सारे के सारे एक्टिव हों, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उस 10 लोगों में से 3 लोग कैपिटल लगाते हैं सिर्फ, बाकी 7 लोग बिजनेस का मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ देख रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि मे बी सारे के सारे पार्ट ले रहे होंगे बिजनेस में, सारे के सारे एक्टिव होकर काम कर रहे होंगे, और ऐसा भी होता है कि उनमें से कोई काम कर रहा है सबके बिहाफ में, ठीक है। आप पढ़े भी हो अपने BST में, पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लिपिंग पार्टनर होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस जो बटेगा वो सिर्फ उनको मिलेगा जो काम किए हुए थे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ एक्टिंग कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में सारे के सारे लोग काम कर रहे हो, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई काम कर रहा है, बाकी लोग में भी स्लीपिंग पार्टनर हो, ठीक है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत की है कि हाँ ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप करते हो तो वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो नॉन रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपका पार्टनरशिप डिड बनेगा, पार्टनरशिप डिड। बट हाँ, सिर्फ ये उनका बनता है जिनका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगा, ओके। और अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में हो तो आपका पार्टनरशिप डिड नहीं बनता है। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक यही है कि पार्टनरशिप डिड क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे अब ये समझेंगे रजिस्टर्ड बिजनेस, नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप डिड है तो क्या चेंजेज आना है, पार्टनरशिप डिड नहीं है हमारे यहाँ, हम पार्टनरशिप बिजनेस तो करें बट पार्टनरशिप डिड नहीं बना हुआ है, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारा कुछ अब हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लिया जाए कि पार्टनरशिप डिड होता क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आपके पास अलग अलग मेंटालिटी के कई लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे जो देखिए सारे लोगों का अपना अलग अलग व्यूज़ हो सकता है, बट बिजनेस के लिए एक कॉमन व्यू वो लोग बना के चलते हैं, तो उसी एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। हालांकि आप भी इतना समझ रहे होंगे कि रिटन पार्टनरशिप डीड इज़ मोर एप्रोप्रिएट देन ओरल, क्योंकि रिटन होगा अगर पार्टनरशिप डीड तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए लीगल प्रूफ का काम करेगा, ओरल का कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है पार्टनरशिप डीड। इट इज एन एग्रीमेंट among the partners containing the basis of partnership, जिसके अंदर पार्टनरशिप का सारा बेसिस रहता है, सारे टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। It may be oral or written, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ होता है पार्टनरशिप डीड में, वो भी देख लिया जाए।
कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप डीड में जो सबसे पहला चीज लिखा जाएगा वो ये है कि बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का एड्रेस क्या है, सबसे पहला चीज जो लिखा जाता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है और पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है। ठीक है, आप क्या नाम रखे हो अपने बिजनेस का, आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेंशन रहेगा। सेकेंडली, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। आपके पार्टनर्स का नाम क्या है और आपके पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ये बात मेंशन रहेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारे पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल लगाए हैं और उस कैपिटल पर उन्हें कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यही सब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे हमें फोकस्ड रहना है। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होता है कि पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं और उस कंट्रीब्यूशन पर उन्हें कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट का रेट प्री प्लान्ड होता है, म्यूचुअली एग्रीड होता है, सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तो एक रेट तय किया जाता है। ठीक है, और एक बात ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हो तो आपके यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कोई बात हो। ऐसा हो सकता है कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है बट हम लोग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग करने पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, यानी कितना इंटरेस्ट पार्टनर से लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पार्टनर्स को कितना % इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि पार्टनर से कितना % इंटरेस्ट लिया जाएगा उनके उनके ड्राइंग पर। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर क्योंकि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। पार्टनर सैलरी और कमीशन इफ एनी आप ना इसके पहले जब आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे सैलरी वर्ड आप सुने हुए हो, कमीशन वर्ड आप सुने हुए हो, बट पता है एक्चुअली क्या है, आप ये अभी तक ये जानते हो कि जो बिजनेस कर रहा होता है वो सैलरी और कमीशन पे कर रहा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को। यहाँ आप ये जानोगे पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा होता है कि खुद पार्टनर्स को, ठीक है हम रिपीट कर रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है, किस बात का मिल रहा होता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर बीइंग अ पार्टनर मतलब मालिक ऑनर वाला भी काम कर रहा है, मालिक वाला भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ वो और भी अदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अगर वो कोई और अदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो वो उस अदर फंक्शन के लिए सैलरी या कमीशन का हकदार हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे बीच 10 लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है। उन 10 लोगों के पार्टनरशिप बिजनेस में लेट्स सपोज हम पार्टनर भी हैं और साथ साथ हम बिजनेस का अकाउंट्स भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कोई स्टाफ नहीं, हम ही अकाउंट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट में हिस्सा तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ सैलरी भी अलग से लेते हैं, ठीक है। तो ये बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि क्या कोई पार्टनर प्रॉफिट के अलावा सैलरी और कमीशन का भी हकदार है, ठीक है। अगर है तो पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाता है। उम्मीद से आप सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रॉफिट इक्वली नहीं बढ़ता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। प्रॉफिट कैसे बांटा जाना है आपस में ये डिसाइड हो जाता है। एक पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स इक्वल हो भी सकते हैं, सारे पार्टनर्स इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए प्रॉफिट उनके बीच में कैसे डिवाइड होगा ये डिसाइडेड रहता है, म्यूचुअली एग्रीड होता है। बार बार म्यूचुअली एग्रीड वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सारे पार्टनर्स के सहमति से, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीजें मेंशन होती है, इसके अलावा भी जो भी कुछ लेना देना होगा आपस में पार्टनर्स को, वो सारा का सारा बात पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, ठीक है। समझना अब हमें ये है कि मान लीजिए पार्टनर, हम लोग बिजनेस तो खोले, छोटा बिजनेस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हम लोग उस बिजनेस का। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो पार्टनरशिप डीड नहीं बना होगा। अब हम ये जानना होगा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना तो क्या क्या चेंजेज आएंगे, ठीक है। अब उन चीज़ों को हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या चेंजेज आना है। According to Indian Partnership Act 1932, following are the provisions in the absence of partnership deed। 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका रूल्स कुछ इस प्रकार का होगा। क्या क्या आपका रूल्स होगा वो देखिए। आपके बीच तब ये रूल होगा कि प्रॉफिट will be shared equally। बार बार कंपेयर करके आपको बता दिया जा रहा है, रिपीटेडली आप बात को समझो। अगर आप पार्टनरशिप डीड बनवाते हो, आई अगेन रिपीट, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो आपका पार्टनरशिप डीड बनेगा। अगर आप पार्टनरशिप डीड बनवाते हो तो तब आपके बिजनेस का जो भी रूल्स रेगुलेशंस रखना है आपको, वो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे आपस में, जो वो डिसाइड कर ले, ठीक है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, तब तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो बातें लिखी हुई उसी को फॉलो करना है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा,
कोई भी पार्टनर कितना भी फर्म में मेहनत कर रहा हो, ज़्यादा कम कुछ भी कर रहा हो, एक्टिव स्लीपिंग जैसे पार्टनर्स हो, प्रॉफिट तो सारे पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई अगेन रिपीट, पार्टनरशिप डीड होगा तो उसमें जैसे आप डिसाइड करोगे वैसे प्रॉफिट बटेगा। पार्टनरशिप डीड नहीं अगर है तो आपका प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। अब फिर से समझिए, पार्टनरशिप डीड अगर है तो आपस में जितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है आप लेने का एग्रीमेंट कर सकते हो। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो आप जितना भी कैपिटल लगाओगे आपको उस कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप बिजनेस में हो, पार्टनरशिप बिजनेस में हो, लेकिन आपके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, ठीक है, तो आप पार्टनर्स को सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सिर्फ उसमें हिस्सा मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, आपके बीच पार्टनरशिप डीड भी है, तो पार्टनर्स को मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए, मे बी सैलरी मिल जाए, मे बी कमीशन मिल जाए, और प्रॉफिट और लॉस में तो मिलेगा ही मिलेगा। आप डिफरेंस देख रहे हो? पार्टनरशिप डीड होगा तो अलॉन्ग विथ प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन भी मिल सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप डीड में नहीं हो, सॉरी पार्टनरशिप में तो हो बट आपके पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप पार्टनर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा मिलेगा, वो भी सारे पार्टनर्स को इक्वली मिलेगा। ओके, नो पार्टनर सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड। No interest on drawing will be charged। यहाँ अलाउड लिखा हुआ था, यहाँ चार्ज लिखा हुआ, होपफुली आप समझ रहे होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी और कमीशन मिलता है, बट ड्राइंग करोगे तो उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, इसे चार्ज्ड वर्ड। अब जो लिखने जा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। अब तक आप ये देखें, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। प्रॉफिट के अलावा आप किसी तरह के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के हकदार नहीं है। इनफैक्ट आप अगर ड्राइंग करते भी हो तो उसके ऊपर आपसे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके, अब आप समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन will be allowed at the rate 6% per annum। आपको लग रहा होगा अब ये क्या चीज है तो है साथ में 6%, एकदम फिक्स रेट दे दिया गया 6%। मतलब समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, सपोज कीजिए 10 लोग का पार्टनरशिप, ठीक है, तो उस बिजनेस में क्या हुआ, कैपिटल का शॉर्टेज पड़ा, ठीक है। कैपिटल का अगर शॉर्टेज पड़ जाता है या कुछ भी एडवर्स सिचुएशन होता है तो आपको तो पता ही है कि बिजनेस लोन लेगा, लायबिलिटीज, कर्ज। पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा होता है कि कर्ज आप किसी पार्टनर से ही लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, पैसे का जरूरत पड़ा तो कर्ज क्या किया गया, कोई एक पार्टनर से ही कर्ज ले लिया गया, ठीक है। तो
अब आप किसी पार्टनर से कर्ज लोगे तो आपको उसको इंटरेस्ट भी देना होगा। यहाँ पर आप उसको जो इंटरेस्ट दोगे उसके बारे में आपको क्या समझना है। पार्टनरशिप डेट अगर रहा तो आप कुछ भी रेट डिसाइड कर सकते हो, 4%, 5%, 10%, कुछ भी रेट डिसाइड कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है, आप किसी पार्टनर से लोन लोगे तो आपको उसको इंटरेस्ट के नाम पर कितना देना है, 6% पर एनम, और हाँ देना ही देना है। ठीक है, तो अब इसी के साथ आप सबको अब अगला टॉपिक बताते हैं। देखिए यहाँ तक में हम लोग क्या टॉपिक समझे कि पार्टनरशिप क्या है, हम लोग समझे पार्टनरशिप डेट क्या है, हम लोग 2 सिनेरियो देखे, पार्टनरशिप डेट होना, पार्टनरशिप डेट नहीं होना। ठीक है, अब अगला टॉपिक में जाने के पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। आप अपने 11th क्लास को याद करो। आप ना 11th क्लास में पढ़े थे कि एक्सपेंसेस होते हैं 2 तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आप पढ़े थे कि वो सारे खर्चे जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगते हैं उसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे एक्सपेंसेस जिनका गुड्स के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी क्या है, अब आप एक बात जानोगे। देखिए ऐसा नहीं कि एक्सपेंसेस बदल गया, पार्टनरशिप बेसिस में भी एक्सपेंसेस वैसे ही हैं। एक्सपेंस ऑब्वियसली बात है, ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस है जहाँ प्रोडक्शन होता होगा, तो इनके लिए भी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसमें 2 और क्लासिफिकेशन ऐड हो गया है। आई रिपीट, क्या हुआ है यहाँ पर, हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपेंसेस होते हैं 2 तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपेंसेस 2 तरह का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि पार्टनरशिप बेसिस में ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। चार्जेज, एप्रोप्रिएशंस। फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे एक्सपेंसेस जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगते हैं उनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे एक्सपेंसेस जिसका गुड्स के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है बट फिर भी वो आपकी बिजनेस का खर्च है, उनको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब क्या है ना, पार्टनरशिप बिजनेस में एक्सपेंसेस 2 थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी 2 नाम जुड़ के आ गया है, चार्जेज और एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में समझते हैं। अब ये चार्जेस क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पे करना ही होगा, इवन इफ आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको पे करना है, जिसके लिए आप ऑब्लिगेटरी आपको देना तो होगा, बट प्रॉफिट होगा तो देना है, लॉस होगा तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो वैसे एक्सपेंसेस जो आप हर हाल में दे रहे होते हो, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो या बिजनेस को लॉस हो रहा हो, उसको कहा जाता है चार्ज। वैसे एक्सपेंसेस जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के सिचुएशन में दे रहे होते हो उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ बातें समझाते हैं। अभी थोड़ी पहले की एग्जांपल दे रहे थे ना कि मान लीजिए कि बिजनेस को पैसे का जरूरत पड़ा, कोई पार्टनर ही लोन दे दिया, तो रिटर्न में पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो पता है, ये कोई बच्चा कॉमर्स लेके पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, हर कोई जान जाएगा कि अगर आप लोन लेते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या बिजनेस को
लॉस हो, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, आपको पे करना होगा। तो चार्ज के एग्जांपल में हमने पहला एग्जांपल क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए चार्जेस के बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। expenses, direct expenses, indirect expenses, charges, appropriations। एक नाम तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे वो लोन पार्टनर से लिया गया हो, चाहे वो लोन किसी भी बैंक से लिया गया हो, आउटसाइडर से लिया गया हो, वो चार्ज ही कहलाएगा, क्योंकि वो आपको कंपल्सरली पे करना है। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो या बिजनेस को लॉस हो, आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नाम हो गया आपका रेंट। चाहे वो प्रॉपर्टी जिस पे आपका बिजनेस खड़ा है, चाहे वो पार्टनर का हो या फिर वो किसी और का हो, रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि रेंट आप पे करते ही हो, डिस्पाइट आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ों को बिना कंसिडर किए अगर आप पे करते ही हो तो वो तो आपके लिए चार्ज हो गया, कंपलसरी आपको पे करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा समझने वाला बात क्या है। देखिए वैसे एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही चीज़ों का नाम देंगे, ठीक है। कुछ ही का नाम क्यों लिया जा रहा है थोड़ी देर में आपको समझाया जाएगा। चलिए एक एक्सपेंस का नाम लिया जाता है सैलरी। अब सैलरी में थोड़ा सा संभल के सुनिएगा। अगर एम्प्लॉय का सैलरी है तो देखिए एम्प्लॉय का सैलरी है तो वो काउंट होता है चार्ज में, पार्टनर का सैलरी है तो वो काउंट होता है एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो एम्प्लॉय सैलरी जो है वो चार्ज है, ठीक है। पार्टनर सैलरी जो है वो एप्रोप्रिएशन है। देखिए एक मिनट बात अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, जानते हैं एप्रोप्रिएशन क्या हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो चीज़, पहला बात तो सुनिए, पहला बात ये एप्रोप्रिएशन वर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। आप लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़े, बट आप ये एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं सुने थे। आप कमिंग चैप्टर्स में कंपनी के बारे में पढ़ोगे, बट ये एप्रोप्रिएशन वर्ड आप नहीं सुनोगे। पहला बात, एप्रोप्रिएशन वर्ड का यूजेस सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरी बात, एप्रोप्रिएशन अब पार्टनरशिप फॉर्म है तो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, किसको पे कर रहे होंगे हम, आउटसाइडर्स को और पार्टनर्स को। तो जितना भी चीज जो एज अ पार्टनर आप दे रहे हो, जो आप अपने पार्टनर्स को देते हो, वो चीज़ एप्रोप्रिएशन होता है। पार्टनर्स के अलावा आप किसी को कुछ देते हो तो वो चार्ज होता है। क्या है कि अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब चल रहा है, आपको सैलरी पे करना था, आप एम्प्लॉयज़ का सैलरी नहीं रख सकते हो, आपको उसको सैलरी देना ही देना हो। लेकिन रहा बात पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स को सैलरी, अगर पार्टनर्स का सैलरी का बात किया जाए, मान लीजिए पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी देने का, तो उस पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ओके। जनरल रिजर्व, ये चीज है एप्रोप्रिएशन एक्चुअली। फिर से रिपीट करते, फिर से कहानी समझते हैं। हम आपको ये बात बोले ना, एप्रोप्रिएशन वर्ड सुनने में सिर्फ आता है पार्टनरशिप बिजनेस। फिर आपको हम ये बात बोले कि पार्टनरशिप बिजनेस में एक्चुअली एप्रोप्रिएशन क्या है। तो एप्रोप्रिएशन वो चीज़ है जो पार्टनर्स को देना है, जो पार्टनरशिप डीड में डील हुआ है पार्टनर्स के बीच में, जिसका हकदार पार्टनर है। तो पार्टनर हकदार है तो पार्टनर को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए बात ऐसा ऑनर है, ऑनर को तो कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट होगा तो ऑनर का, लॉस होगा तो ऑनर का। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं देना है, हम ये आपको कह रहे हैं कि पार्टनर्स को ये चीज़ें तभी मिलेंगी जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस लॉस में है तो ये चीज़ें पार्टनर्स को नहीं मिलेंगी। और वैसा चीज़ जो पार्टनर्स को छोड़ के अदर्स का है, जो कंपल्सरली है, आपको पे करना ही करना है। ये डजेंट मैटर कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उन चीज़ों को कहा जाता है चार्जेज। और जो आपको पार्टनर्स को देना है लेकिन आप प्रॉफिट होने पर देते हो, प्रॉफिट नहीं होने पर नहीं देते हो, उन चीज़ों को कहा जाता है एप्रोप्रिएशंस। जिसका एग्जांपल है पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट और जनरल रिजर्व, सब के बारे में बात करते हैं। रही बात जनरल रिजर्व की, आपको मालूम है सेविंग्स, सेविंग्स तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होगा तो सेविंग्स होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सेविंग्स नहीं होगा। दूसरी बात, रिजर्व तो ऑब्वियसली पार्टनर्स का ही होगा ना, सेविंग्स थोड़ी ना बाहर वालों का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एप्रोप्रिएशन है। एक और बात क्लियर कर देते हैं, देखिए दो नाम ऐसा है कि अगर वो पार्टनर का भी रहा तो भी आप दोगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या बिजनेस को लॉस हो। वो दो नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स रेंट, ये चार्ज है, जबकि पार्टनर्स का पेमेंट है। देखिए अगर आपका पार्टनर लोन दिया है, अगर आपके पार्टनर की ही बिल्डिंग में आपका ऑफिस खड़ा है, ठीक है, तो ये दो पेमेंट आपको देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या बिजनेस को लॉस हो, क्योंकि यहाँ अगला जो कुछ आपको दिया है एज अ पार्टनर नहीं दिया है, ठीक है, ये तो आउटसाइडर्स के तौर पे आपको दिया है, तो आपको तो रिटर्न में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो। और ये वो चीज़ें हैं जो एज अ पार्टनर परफॉर्म कर रहा था, तो क्योंकि एज अ पार्टनर है, अच्छा सिचुएशन रहा तो मिलेगा, लॉस में रहा तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, सीधी सी बात है। कहाँ से दोगे? क्या सैलरी देने के लिए रिजर्व में से पैसा निकाल के दोगे? तो अल्टीमेटली तो पार्टनर्स को नुकसान ही हुआ ना, उनको सैलरी कहाँ मिला? जो सेविंग उनका पड़ा हुआ था वो सेविंग में से उठा के आप सैलरी अगर उनको दे भी देते तो उनको कुछ नहीं मिला एक्चुअली, ठीक है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर क्या है ना, वो चार्जेज और एप्रोप्रिएशंस पर ही घूमता है, ठीक है। यहाँ तक का आपको दिया जा रहा है ये वीडियो, आप यहाँ तक में जो भी डाउट है वो अराइज कीजिए, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।